आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उसका नाम है क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस। आप जब भी फील्ड में जाते हैं और कोई भी किसी किस्म के सिम्टम्स अगर आप फील्ड में देखें, जो कि या हो सकता है कि वो सिम्टम्स किसी पैथोजन की वजह से हों, जिस केस में हम पैथोजन का केस हो तो भी हम उसे पेस्ट कहते हैं, या फिर अगर किसी इंसेक्ट की वजह से उसके ऊपर फीडिंग डैमेज हो तो भी वो पेस्ट में आते हैं। तो आप किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि वो किस वजह से है, वो काजुअल एजेंट उसका क्या है, उसको हम पेस्ट में लेके आएंगे और उसको हम क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस कहते हैं। और इससे पहले कि आप पेस्ट को जाने, आपको ये पता होना चाहिए कि वो पेस्ट कौन कौन से जनरल सिम्टम्स जो है वो काज करता है। तो सबसे पहले हम पेस्ट के बारे में जानेंगे, इंसेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन से जनरल सिम्टम्स काज करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि पेस्ट और इंसेक्ट में, कि इंसेक्ट की इंट्रोडक्शन क्या होती है, पेस्ट क्या होता है। इंसेक्ट हमेशा जो होगा वो क्या होगा, वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है, मगर पेस्ट इन ऑल केसेस में वो क्या होगा, हार्मफुल ही होगा। इंसेक्ट के 3 सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहले ही हमें पता है कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ठीक हो गया। उसके बाद हमने किसकी बात की कि पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मफुल टू मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो क्या होगा, पेस्ट हार्मफुल होगा। पेस्ट इंक्लूड पैथोजन, पैथोजन में फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, निमाटोड हो सकता है। तो इंसेक्ट पेस्ट भी उसमें आ जाते हैं, वो भी पेस्ट की कैटेगरी में है। सेकंड उसने बात की कि पेस्ट का सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पैथोजन, के जिस टाइप का पैथोजन होगा उसी टाइप के जो होंगे उसके ऊपर सिम्टम्स होंगे। हो सकता है कि अगर वो इंसेक्ट हो तो इंसेक्ट के केस में उसके ऊपर फीडिंग डैमेज हो सकता है, और अगर वो पैथोजन है तो पैथोजन के अपने अपने हर पैथोजन का अपना एक जनरल सिम्टम होगा। तो सबसे पहले हम जनरल सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि कौन कौन से जनरल सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले जो आता है वो है लीव स्पॉट। कि अब लीव स्पॉट क्या होता है, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि लीव के ऊपर एक स्पॉट्स वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं, जो गोल रिंग्स हैं, ये प्रोबेबली फंगल का एक सिम्टम है। ठीक है, तो लीव स्पॉट्स इसको कहते हैं। सेकंड सिम्टम्स हम जिसके ऊपर देखेंगे वो होता है सरफेस ग्रोथ। अब सरफेस ग्रोथ के बारे में हम पहले अगर आप जान लें तो सरफेस ग्रोथ क्या होता है कि वो सरफेस के ऊपर, लीफ सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, उसे हम सरफेस ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या होगा कि वो सरफेस ग्रोथ या तो डायरेक्टली उसकी एपिडर्मिस लेयर को अफेक्ट करेगा और एपिडर्मिस लेयर को जो है वो खत्म कर देगा, डिग्रेड करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर वैक्सी लेयर भी होती है, अगर वैक्सी लेयर को वो डिग्रेड कर देगा तो जिसकी वजह से वाटर लॉसिंग हो जाएगी, जो कि इधर लिखी हुई है। तो ये होता है कि सिम्टम्स, वो कहता है देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन द लीफ सरफेस, के लीफ सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे, और कुछ उसके ऊपर डैमेज करते हैं, और कुछ जो है वो कहता है कुछ नहीं करते, वो जस्ट शेड करते हैं। अगर वो कुछ भी ना करें, मतलब डायरेक्टली कोई काज ना करें, और अगर वो शेड भी कर रहे हो तो फिर भी वो डैमेजिंग है। किस लिहाज से, क्योंकि जब वो शेड कर रहे होंगे तो पता जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ठीक तरह से नहीं अंजाम दे रहा होगा। जब फोटोसिंथेसिस ठीक नहीं होगी तो उस प्लांट अपने न्यूट्रिएंट ठीक नहीं बना रहा होगा, जब न्यूट्रिएंट ठीक नहीं बनेंगे तो फिर ग्रोथ भी जो है वो ठीक नहीं होगी। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि लीव्स आर कवर्ड इन वैक्सी मटेरियल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जैसे पहले बात हुई कि वो लीफ के ऊपर एक वैक्सी मटेरियल होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस कम से कम होती है, और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस एक चेक बैलेंस में रहता है। और जब कोई भी पैथोजन उस वैक्सी मटेरियल को ही डैमेज कर देगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपायरेशन रेट मोर देन नॉर्मल होगा, और जब नॉर्मल से ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि वो वाटर लॉस ज्यादा करेगा, और जब वाटर लॉस ज्यादा होगा और अगर इतना इनटेक ना हुआ जितना के आउटपुट जा रहा है वाटर लॉस के थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट काज करेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो सिम्टम्स हम देख रहे थे, जैसे कि पाउडरी माइल्ड्यू है, ये आप देख लें साफ नजर आ रहा है कि वाइटिश सी ग्रोथ है इसके ऊपर, लीफ के ऊपर। साथ में सूथी मोल्ड है। ये सूथी मोल्ड का क्या फिनोमिना होता है, ये जब इंसेक्ट फीड करता है तो एक मटेरियल सिक्रिएट करता है जिसके ऊपर फंगस ग्रो करती है। ठीक है, ये ब्लैक सूथी मोल्ड का
ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है येलोइंग के येलोइंग क्या करते हैं। येलोइंग के जाने से पहले एक जनरल से सिम्टम होता है कि येलोइंग जो है हर किस्म के ऑर्गेनिज्म काज करता है, बैक्टीरिया भी काज कर सकता है, फंजाई भी काज कर सकता है, वायरस भी काज कर सकते हैं। येलोइंग एक जनरल सिम्टम है। येलोइंग के ऊपर हम नहीं कह सकते कि सिम्टम की क्या होगी, येलोइंग की काज क्या हो सकती है। तो जैसे कि उसने कहा वन ऑफ द जनरल सिम्टम्स दैट शो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज येलोइंग, ठीक है। अब येलोइंग इज नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल डायग्नोसिस, इट इज वेरी कॉमन सिम्टम कि हम येलोइंग के बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि इसका सिम्टम क्या होगा। तो यूजुअल ग्रीन पार्ट दैट इज सीन इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। अब जैसे कि वो कह रहा है कि लीफ का जो ग्रीन कंटेंट है, हम जब भी कोई लीफ देखते हैं तो वो ग्रीन होता है, वो किसकी वजह से होता है, उसके ग्रीन कंटेंट की वजह से, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है, क्लोरोफिल का फंक्शन ये होता है कि सबसे पहले तो वो क्या करेगा, कैच करेगा लाइट को। जब वो लाइट को कैच करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, और ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज बनेगा, जाहिर सी बात है वो प्रोसेस सारा होगा। जब येलोइंग की वजह से क्या होता है कि ये क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है ये कम हो जाता है, और जब क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो येलोइंग के सिम्टम्स शो करेगा। तो अब देखते हैं हम कि वो किस तरह से होते हैं। जैसे कि ये इस लीफ को देखिए, इसमें क्लोरोफिल कंटेंट पूरा है, और इस साथ वाली लीफ में क्लोरोफिल कंटेंट कम होने की वजह से येलोइंग हो गई है। अब इसके भी अलग अलग हो सकता है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, ये जज करना इतना आसान नहीं होगा कि प्रायर टू नॉलेज देखते हुए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पोस्ट्यूल्स क्या होते हैं। पोस्ट्यूल्स बेसिकली एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है जो कि लीफ के ऊपर वीट में आता है, रस्ट की केस में। रस्ट एक बहुत ही डैमेजिंग डिजीज है वीट की। तो ये क्या होगा, स्मॉल ब्लिस्टर लाइक एलिवेशन ऑफ एपिडर्मस क्रिएटेड एज स्पोर्स फ्रॉम अंडरनीथ एंड पुश्ड आउटवर्ड, कि ये आउटवर्ड की तरफ होंगे, ब्लिस्टर्स लाइक अपीयरेंस होंगी, साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से रस्ट बहुत ही डैमेजिंग हो। पोस्ट्यूल्स ये स्ट्रीक की शेप में होते हैं लीफ के ऊपर, पोस्ट्यूल्स की शेप में रस्ट के केस में। उसके बाद आता है कैंकर। अब कैंकर क्या होता है, कैंकर बेसिकली क्या होता है कि नेक्रोटिक ऑफ अ संकल लेयर ऑन स्टेम ब्रांच और ट्विग ऑफ प्लांट। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, कैंकर क्या करता है, अटैक करता है स्टेम के ऊपर। जाहिर सी बात है इस तरह से अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, एक एक्सर्ट करता है प्रेशर के ऊपर स्टेम के ऊपर। जैसे कि स्टेम के ऊपर नजर आ रहा है हमें, सिट्रस कैंकर का बहुत ही डैमेजिंग जो है सिट्रस के ऊपर इफेक्ट है पाकिस्तान में। तो ये क्या क्या काज करता है कि भाई वेजल्स जो होती हैं उनके ऊपर अफेक्ट करता है, और जब वेजल्स के ऊपर कैंकर अफेक्ट करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की ट्रांसपोर्ट ठीक तरह से नहीं हो सकती, और जब न्यूट्रिएंट और वाटर ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट होके नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक डिटरमेंटल इफेक्ट होगा कैंकर के ऊपर। कैंकर अगर यंग एज में आए तो वो ज्यादा डैमेजिंग होता है और वो सडन डेथ भी काज कर सकता है, मगर अगर वो लेट एज में आए तो फिर उसे बहुत ही कैंकर को देर लगेगी उसको डैमेज करने में। अगर वो डिपेंड ये ना हो कि अगर वो डायरेक्टली वेजल्स को ब्लॉक कर दे तो उन केस में जल्दी अटैक कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डाईबैक क्या होता है। डाईबैक नाम से ही जैसे हो रहा है कि प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ शूट ब्रांचेस एंड रूट्स जनरली स्टार्टिंग एट द टिप, कि अगर तो किसी टिप से, जैसे कि ये प्लांट हम देख रहे हैं और प्लांट की टिप से ये बाहर के सारे लीव्स क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, कोई लीफ है नहीं, और ऊपर की तरफ से अगर प्लांट के ऊपर की कैनोपी की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डाईबैक कहेंगे, जैसे कि हम लीफ में साफ देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के दो सिम्टम्स होते हैं। अपोप्टोसिस ये होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ को हम अपोप्टोसिस कहते हैं, मगर नेक्रोसिस जो होता है ना वो ज्यादातर इनकी पैथोजेनेसिटी काज होती है कि डेथ हो जाए और डिसकलर्ड हो जाए। The term death and discolor refer to the whole scale destruction of a large area of plant material। जैसे कि ये लीफ के ऊपर नजर आ रहा है कि डेथ हो गई है लीफ के ऊपर सेल्स की, और उस डेथ की वजह से, ये पैथोजन की वजह से हो सकता है। देखेंगे वेजल्स, ये हमें वेन्स तो नजर आ रही है मगर वेन्स के दरमियान क्या हो गया है कि वो सारे सिम्टम्स हमें ये नजर आ रहे हैं, जैसे ये नजर आ रहा है। उसके बाद ये वो सिम्टम काज हुए हैं किसी पैथोजन की वजह से, और वो पैथोजन के वो सिम्टम्स भी क्या हो गए हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम, वो सिम्टम जहाँ पे काज हुए हैं वो नेक्रोटिक एरियाज भी क्या हो गए हैं, शेड हो गए हैं लीफ से, और ये लीफ
एक अपीयरेंस दे रहा है इस तरह से, इसे हम कहेंगे नेक्रोसिस। उसके बाद हम देखते हैं गाल्स क्या होते हैं। गाल्स हमारे पास एक प्रोग्रेसिव आउटग्रोथ कहते हैं गाल से। तो गाल हमारे पास क्या हो सकता है कि गाल्स वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, गाल्स क्या होते हैं हार्मफुल भी हो सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गाल्स हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि ये क्राउन रीजन के ऊपर है, इसे क्राउन गाल कहेंगे, ठीक है। अ स्वेलिंग और आउटग्रोथ प्रोड्यूस्ड ऑन अ प्लांट एज एन इन्फेक्शन बाय सर्टेन पैथोजन। तो ये किसी पैथोजन की वजह से वो गाल क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर उसके ऊपर, और ये गाल क्या होगा वेजल्स के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट को रोक सकता है और बहुत ही नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। गाल्स में जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि गाल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। गाल्स बेनिफिशियल किस तरह से हो सकते हैं, अगर लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हम देखें, लेग्यूमिनस क्रॉप्स में रूट नोड्यूल्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, उसे हम कहते हैं कि राइजोबियम नोड्यूल्स। अब राइजोबियम नोड्यूल्स का क्या काम होता है, उनका काम ये होता है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करके न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की को प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका राइजोबियम नोड्यूल्स का। तो इस तरह से वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं गाल्स, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होंगे, हार्मफुल ही होंगे, वो एक नेगेटिव इफेक्ट काज कर रहे होंगे, उसकी न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट में ठीक तरह से नहीं ट्रांसफर होने देंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टंटिंग क्या होती है। स्टंटिंग कहते हैं इफ द ग्रोथ कंडीशंस आर नॉट आइडियल देन द प्लांट विल रिमेन शॉर्ट एंड जनरली स्मॉल इवन दो दे मैच्योर ओनली स्लाइटली लेटर देन द क्रॉप ग्रोन अंडर बेटर कंडीशन। कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन सेम ही होगी, मतलब कंडीशन हमने एक दी है कि, और कंडीशन वो आइडियल कंडीशन ना हो सकता है कि वो वाटर की कमी हो सकता है कि जो स्टंटेड प्लांट हैं वो हाइट में इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि उनकी रूट्स के ऊपर किसी नीमाटोड ने अटैक कर दिया, रूट नोड नीमाटोड हो सकता है, या फिर विल्टिंग के किसी बैक्टीरिया ने काज करके उसकी वेजल्स को ब्लॉक कर दिया हो। किसी भी वजह से अगर प्लांट की हाइट बाकी कैनोपी से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टंटेड प्लांट कहेंगे। तो स्टंटेड प्लांट की हाइट जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि बाकी प्लांट की निस्बत, पीछे वाले की निस्बत वो भी ग्रो कर रहे हैं, मगर ये है कि इनकी ग्रोथ अभी काफी कम है और ये बहुत छोटे रह जाते हैं, और बाकी जो होता है वो पूरा हाइट गेन कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है ये हाइट ठीक तरह से नहीं होगी तो उनकी ग्रोथ भी ठीक नहीं होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक नहीं होगी, तो आगे प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी ठीक नहीं होगी, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ठीक ना हुई तो यील्ड भी जो होगी वो कम रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि विल्टिंग किसको कहते हैं। अब विल्ट कब कहते हैं, विल्ट तब होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स इन पैसिफिक की अगर हम बात करें तो वाटर लॉस की वजह से विल्ट होता है। अब वाटर लॉस क्या होगा, लॉस ऑफ रिजिडिटी एंड ड्रॉपिंग ऑफ प्लांट पार्ट जनरली काज्ड बाय इनसफिशिएंट वाटर इन द प्लांट। अगर प्लांट में वाटर की कमी हो जाए और उसकी वजह से पौधा मुरझा जाए जैसे कि ये नजर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि विल्टिंग हो गई है। अब दो किस्म की टर्म्स जनरली यूज होती हैं विल्टिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, एक होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और एक होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। अब इन दो का कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कब होता है कि अगर तो कोई पैथोजन उसके वेजल्स को प्रॉपरली ब्लॉक कर दे, जाइलम वेजल्स को, और वाटर का ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो रही हो, तो वो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो परमानेंट ब्लॉक हो गई है तो वो उसे परमानेंट विल्टिंग कह देंगे। या दूसरे कॉन्सेप्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तो हम वाटर दें और उससे उसके विल्टिंग के इफेक्ट खत्म हो जाएं तो फिर वो टेम्परेरी होगी। अगर वो पानी देने से भी खत्म ना हो रहा हो तो उसका मतलब है कि वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, उसके बाद वाटर का उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि विच इज ब्रूम क्या होती है। अब विच इज ब्रूम, अ ब्रूम लाइक ग्रोथ मास proliferation caused by dense clustering of branches of the woody plants। अब जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि लीफ प्लांट के ऊपर ये मास ब्रूम लाइक अपीयरेंस हो गया कि ब्रांचेस इकट्ठे हो गए हैं, इस तरह के अपीयरेंस को ब्रूम विच इज ब्रूम कहते हैं, जो कि फाइटोप्लाज्मा से काज होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।